मनी हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर मारिया हेयर विथ माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लर्न करते जा रहे हैं। इस तरह आपकी नॉलेज भी हो रही है अपग्रेड। जिन्होंने मुझे अभी न्यू ज्वाइन किया है उन सबको मैं अपने चैनल में कहती हूँ वेलकम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपके साथ टाइमली मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है फ्लड आया है कंटिन्यूसली। पहले तो रेन के स्पेल रहे, फिर उसके बाद फ्लड आया, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पुअर वाटर ड्रेनेज सिस्टम है और वाटर जो है बहुत सारी जगहों पर स्टैगनेंट है, जो कि एक बेस्ट पूल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, इंसेक्ट्स की ग्रोथ के लिए, ख़ास करके मॉस्किटो की ग्रोथ के लिए। और इनकी ग्रोथ की वजह से आजकल इन्फेक्शियस डिजीज़ मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं विलेजेस में भी और सिटीज़ में भी। सो ये अगर अनट्रीटेबल रहें तो ये लीथल भी हो जाते हैं और लोगों की डेथ्स भी हो रही हैं। सो आज मैं आपके साथ अपने चैनल में शेयर करूंगी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को मलेरिया और डेंगू से प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले अपनी प्लेस को, जो लिविंग प्लेस है वहाँ पर नेटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि ये मॉस्किटोज़ ना आ सकें। इसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मोर्टीन के स्प्रे हैं, लाइक मॉस्पिल है। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, जैसे कि तुलसी है, जैसे कि लेमन ग्रास है, जैसे कि लेवेंडर है। और इसके अलावा लुबान की धुनी भी दी जाती है ताकि इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो उस जगह पर ना आए और डिसइंफेक्ट किया जा सके उस प्लेस को। इसके अलावा वाटर जो है उसको आप ओपन ना रखें, खुला नहीं रखें, पानी को ढक कर रखें ताकि उसके अंदर मॉस्किटो की ग्रोथ ना हो। पानी जो है स्टेगनेंट घरों में ना रहे ताकि उसमें मॉस्किटो की ग्रोथ ना हो और आप अपने आप को मॉस्किटो के बाइट से और उसके स्प्रेड होने के जो डिजीज़ हैं उससे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके बावजूद भी अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके बावजूद या नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी अगर किसी को जो है वो डेंगू और मलेरिया के सिम्टम्स डिटेक्ट होते हैं, फाइंड आउट होते हैं, जिसमें शामिल है हाई ग्रेड फीवर, जिसमें शामिल है बॉडी एक का होना, नोज़िया का होना, वॉमिटिंग का होना। इसके अलावा उसमें शामिल है जॉइंट्स का पेन होना, आई के साथ साइड पर साइड पर जो है पेन होना। तो ये मलेरिया और डेंगू के सिम्टम्स हैं। लेकिन जो डिस्टिंग्विश सिम्टम है मलेरिया और डेंगू के बिटवीन, वो ये कि डेंगू में जॉइंट्स पेन जो है वो बहुत इंटेंस होता है और डेंगू में रैशेस भी अपीयर हो जाते हैं। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, ये सिम्टम्स डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या जो है वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ इमीडिएटली जाना चाहिए ताकि फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। तो आज हमारे पास फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अरशद खान मौजूद हैं, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, मेरे पास इस टाइम डॉक्टर अरशद खान मौजूद हैं जो कि फ़ैमिली फिजिशियन हैं। मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि आप बताएं जो मलेरिया और डेंगू है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से? मलेरिया का जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं वो MPICT करवाते हैं, जिसमें पी विविक्स और फॉल्सीपरम दोनों ही आ जाते हैं। और डेंगू का जो स्पेसिफ़िक टेस्ट है वो DS1 के नाम से है, डेंगू स्पेसिफ़िक 1 टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अगर किसी का मलेरिया पॉजिटिव आता है तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप रेकमेंड करते हैं? मलेरिया का ट्रीटमेंट तो बिल्कुल मौजूद है, उसमें हम एंटी मलेरियल मेडिसन स्टार्ट करवा देते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लोरोक्विन और इस तरह बेसोक्विन टाइप की। और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं। 2 to 3 डेज़ में ये मलेरिया जो है वो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। और अगर जो डेंगू के पेशेंट्स हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट है? डेंगू का तो ऐसा कोई ख़ास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है अभी तक, लेकिन उसमें सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसा कि अगर हाई ग्रेड फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे रहे होते हैं, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक मेडिसिन चल रही होती हैं। और डेंगू में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल के जो स्टाफ होते हैं ICU के, वो इस तरह से देख रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स पर ख़ास नज़र होती है उनकी। जबकि मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि प्लेटलेट से ज़्यादा जो है वो डिहाइड्रेशन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होगा
तो फिर जो आपकी कैपिलरीज़ हैं, जो आपकी वेन्स हैं, उसमें अल्सरेशन होगी। तो अल्सर जब होंगे उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे, तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है और प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, 60,000 पर भी हैं, तो ब्लीडिंग फ़ौरन हो जाएगी। लेकिन अगर प्लेटलेट्स अभी 40,000 पर भी आ गए हैं लेकिन डिहाइड्रेशन अभी शुरू नहीं हुई है, आपने इसको मेंटेन रखा हुआ है, तो ब्लीडिंग के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो डिहाइड्रेशन को कोप अप करने के लिए ज़ाहिर है फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना ज़रूरी है। जी हाँ, डिहाइड्रेशन को आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं, या एचडीओ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 24 आवर्ली जो है वो ड्रिप्स नॉर्मल सलाइन या डेक्स्ट्रोस वाटर की शक्ल में चल रही होती हैं इनटेक के लिए, तो वो डिहाइड्रेशन को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ क्लिनिक से ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वहाँ सिर्फ मेडिसिन चल रही होती हैं और प्लेटलेट्स पर नज़र होती है। अच्छा डॉक्टर अरशद, ये बताएं कि प्लेटलेट कितना हो जाते हैं कि फिर जो है वो आपको फ्रोज़न प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है? प्लेटलेट्स अगर बिलो 40,000 आ जाते हैं, 38,000, 39,000 या 35,000, तो ब्लीडिंग के चांसेस 90% होते हैं और उसमें फिर हम फ्रोज़न प्लाज्मा की तरफ जाते हैं। सही। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि वो पैनिक ना हो और किस तरह जो है वो अपने इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट अपने आप को ब्रेवली जो है वो फ़ाइट करें, क्योंकि डेंगू जो है वो मैं समझती हूँ क्योंकि अभी तक इसका एक ट्रीटमेंट तो है नहीं कोई प्रॉपरली, लेकिन बस सिम्टोमेटिक वे में इसको एक तरह से टैकल किया जा रहा है और प्लेटलेट्स एक्टिवेटर जो है वो एक बिग सोल्यूशन है नेचुरल प्रोडक्ट से। सो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस वीडियो का जो मेन टॉपिक ही यही है आज का, कि व्यूवर्स जो हैं वो ये सीखें कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है, प्रिकॉशंस पर अमल करें बिफ़ोर डिज़ीज़, क्योंकि डिज़ीज़ होने के बाद आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स में चेक एंड बैलेंस तो है नहीं हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो वो हम बिलिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर बेड भी नहीं मिल रहे होते, फुल होते हैं हॉस्पिटल, तो पहले ही आप अगर प्रिकॉशंस पर अमल करते हैं तो बीमारी से आप बचा जा सकता है। यही आज का मैसेज है हमारा। बिल्कुल, यानी कि अगर बेड ना हो तो लोग पैनिक का शिकार ना हो, वो घर पे भी जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं और जल्द से जल्द हील अप हो सकते जी हैं। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरशद फॉर कमिंग इन माय प्रोग्राम एंड टू जॉइन अस एंड जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता चल गया है कि डेंगू के केस में प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं, तो प्लेटलेट्स जब ड्रॉप होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए फ्रोज़न प्लाज्मा लगाने के साथ साथ प्लेटलेट एक्टिवेटर्स जो कि पपाया लीफ के एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं वो भी कंज्यूम किए जाते हैं। और अब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ने भी जो है वो ब्रांड लॉन्च किए हैं जो कि प्लेटलेट्स एक्टिवेटर हैं, जैसे कि पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट हर्बियन फार्मास्यूटिकल ने रीप्लेट के नाम से लॉन्च किया हुआ है, मार्केट में अवेलेबल है। चाहे तो आप फ्रेश पपाया के लीफ लेकर उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जूस कंज्यूम करें। इसमें पोटेंशियली इफ़ेक्टिव प्लेटलेट एक्टिवेटर फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्विक जो है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स को क्विकली जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और साथ साथ अपना फ्लूइड इनटेक भी इंक्रीज़ रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस कंज्यूम करें, ख़ास करके एप्पल का जूस। और अभी सीज़न में पोमग्रेनेट आने वाले हैं तो उसका जूस आप कंज्यूम करें, और साथ साथ जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेटर आप पपाया लीफ से लें। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और कीप सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपके साथ टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।